तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं फसल में सिंचाई का उचित समय और सिंचाई के लाभ पर जानकारी। जैविक विधि से कृषि और कृषि सह व्यवसाय अपनाए राजस्थान के एक किसान की सफल कहानी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित ऊधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के लिए कृषि मौसम पूर्वानुमान। गेहूं की उचित समय पर बोई गई फसलों की उचित बढ़वार के लिए सिंचाई सही समय पर करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये देखा गया है कि सिंचाई सही समय पर नहीं होने के कारण उपज में भारी कमी आती है। इसलिए गेहूं की फसल में सिंचाई कब कब करनी है और सिंचाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर सुभाष चंद्रा से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गेहूं की बुआई हो रही है और गेहूं इस मौसम की, रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं को हम अलग अलग दशाओं में लगाते हैं, जैसे कि निचली ज़मीनें, हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, नहरी क्षेत्रों में और जहां पर हमारे ये ट्यूबवेल हैं इन क्षेत्रों में। तो इन सभी दशाओं के हिसाब से ही हम लोगों को इसमें सिंचाई का प्रबंधन करना चाहिए। परंतु एक चीज़ जो गेहूं के साथ सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसकी पहली सिंचाई। पहली सिंचाई गेहूँ को करीब 20 से 25 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। इस समय गेहूं में जड़ें बनती हैं और अगर हम सिंचाई नहीं देते हैं तो उन जड़ों का विकास नहीं हो पाता और इस प्रकार उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः गेहूं को 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई जैसे कि मैंने बताया करीब 21 दिन बाद, उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई देते रहना चाहिए। यदि हमारे पास सिंचाई की कमी है तो हमें पहली सिंचाई CRI या क्राउन रूट, ताज मूल जड़ें बनते समय जो कि 21 दिन पर आती है देनी चाहिए। उसके बाद दूसरी सिंचाई जिस समय इसमें फ्लावरिंग, फूल बनते हैं और दाना भर रहा होता है, उस समय एक सिंचाई अवश्य देनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा निचले क्षेत्रों की, जहां की मिट्टी सामान्यतः भारी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में हम लोगों को पानी देते समय बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। पानी देने के साथ साथ हमें जल निकास की भी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में सामान्यतः 2 सिंचाइयाँ पर्याप्त पाई जाती हैं। पहली CRI पे और उसके बाद जिस समय दाने भरने होते हैं। यदि बीच में वर्षा नहीं होती है तो एक सिंचाई और भी दी जा सकती है। जो हमारी हल्की मृदाएं हैं उनमें सिंचाई जल्दी जल्दी देनी पड़ती है, क्योंकि उनमें पानी धारण करने की कम क्षमता होती है। जो हमारी मध्यम टाइप की हैं, जैसे दोमट मिट्टी होती है, उसमें सामान्यतः 3 से लेके 5 तक सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। और नहरी क्षेत्रों में हमें एक विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम प्लॉट बनाते हैं, खेत बनाते हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा रखें ताकि उनमें पानी आसानी से लग सके। इसी तरह अगर हमारे पास जो ट्यूबवेल वाले एरिया हैं, जहाँ पे हमारे पास बोरिंग से पानी दिया जाता है, वहाँ पे हम छोटे खेत बनाकर भी पानी दे सकते हैं। कई किसान भाई एक खेत से दूसरे खेत में पानी देने की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है तराई क्षेत्र में। इससे हमने देखा है कि पानी का काफ़ी नुकसान होता है। यदि संभव हो तो हम नाली से खेतों में पानी लगाएं और इस प्रकार हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। पानी की बचत करने के लिए एक और तरीका भी है, जो हम लोग छोटे छोटे क्यारी बना के पानी देते हैं, इसकी बजाय लंबी लंबी पट्टियां बनाकर पानी लगाएं और पूरी पट्टी भरने से पहले
लगभग जब 90% पट्टी भर जाए तो हम पीछे से पानी बंद कर लें और जो खेत में पानी है वही उसके लिए पर्याप्त हो जाता है। इस प्रकार हम बॉर्डर इरिगेशन बोलते हैं। इससे भी पानी की बचत की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि गेहूं की फसल प्रारंभिक अवस्था में लगभग ये दिसंबर जनवरी के महीने में पीली पड़ने लगती है। इन क्षेत्रों में यदि पहली सिंचाई हम लोग लगभग 25 से दिन बाद करें तो इस समय तक फसल थोड़ी सी मजबूत हो जाती है और उसमें पीलेपन की समस्या थोड़ी कम पाई गई है। जिन क्षेत्रों में हल्की मिट्टी है उन क्षेत्रों में हम गेहूं की सीधी बुआई भी कर सकते हैं और इसमें यह पाया गया है कि लगभग 10 से 15% पानी की भी बचत हो जाती है। इन क्षेत्रों में एक विशेष बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि जमाव शुरू में अच्छा नहीं हो रहा है तो हमको पहला पानी करीब 15 दिन पर लगा देना चाहिए ताकि अच्छी तरह से जमाव हो सके। इस तरह से किसान भाइयों, जो गेहूं में हम लोग सिंचाई देते हैं वह हर दशा में एक जैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमको पहले सिचुएशन को देखना चाहिए, किस दशा में गेहूं को लगाया गया है, किस समय लगाया गया है और उसी के हिसाब से हमको सिंचाई का प्रबंधन करना चाहिए। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जैविक विधि से कृषि और कृषि सह व्यवसाय अपनाए राजस्थान के एक किसान की सफल कहानी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। देश की बढ़ती जनसंख्या का कृषि पर भारी दबाव है, जिसके कारण जोत कम होती जा रही है और हमारे किसान कम क्षेत्र से अधिक उपज लेने की चाह में जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत से किसान तो पूरी तरह से रासायनिक खाद और दवाइयों पर ही निर्भर हो गए हैं। किसान भाइयों, हमें अपनी भूमि को भविष्य के लिए बचा कर रखना है और इसी भूमि से पौष्टिकता से भरपूर खाद्यान्न का उत्पादन भी करना है और इसके लिए जैविक खेती से आपको जुड़ना होगा। हमारे प्रदेश और देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती से जुड़कर अच्छी उपज ले भी रहे हैं और अच्छी आय भी ले रहे हैं। आज आपको मिलवाएंगे राजस्थान के गुलजार खां से, जो जैविक खेती पर अपने अनुभव आपके बीच बांटेंगे। 2002 से सर्टिफाइड है, तो इसको ऑर्गेनिक में हमारे पास वर्मी एंड बीडी कंपोस्ट, सारे फल पौधे जितने भी हैं सब ऑर्गेनिक का, पूरा बगीचा हमारा ऑर्गेनिक का है। 66 बीघे का ये फार्म है। पैसा बहुत कम खर्च होता है। गाय हम रखते हैं तो गाय का गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जो इसकी खरपतवार है, वेस्ट जो कचरा है, इसका बीडी कंपोस्ट बनाते हैं सड़ा गला के। इसका जो स्प्रे वगैरह है हम कोई केमिकल नहीं डालते। इसमें नीम वगैरह का है, देसी आँख है, गौमूत्र है, इसमें पंच गौवे, 10वें गौवे, वर्मी वाश वगैरह का स्प्रे करते हैं और इसमें कोई बाहर से कोई केमिकल, कोई पदार्थ हम कुछ नहीं डालते और इसकी लागत में अच्छा उत्पादन है। इसका रेट भी अलग से मिलता है। इसका रेट हमारे लिए बहुत महंगा जाता है। किस वेजिटेबल वगैरह हम उगाते हैं इसमें। बगीचे में जो भी है, अमरूद है, आम है, बेर है, चीकू है, करौंदा है और एस्पेरीगस जिसकी सब्जी बनती है, नींबू, चकोतरा, मौसमी, कीनू वगैरह और आंवला, बहुत से अनेकों जितने भी फलदार एंड सब्जीदार जो सब्जियां हैं हम सारी ही इसमें उगाते हैं। जो यानी कोई भी फसल है, हर सीज़न की हम फसल भी लेते हैं, जैसे गेहूं है, ज्वार, बाजरा है, तिल है, बहुत सी दालें हैं जो आम ज़मींदार खेतों में हम सारा पूरा टोटली ऑर्गेनिक का ही काम करते हैं। हमारे पास फ़िलहाल 15 गाय हैं जो हमारे इस 66 बीघे को हमारा वर्मी एंड बीडी कंपोस्ट में पूरे को संभाल रखा है। इसके सारे गोबर से हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इसका गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं। 10वें गौवे, 5वें गौवे का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और हमारे पास मुर्गियां हैं, खरगोश हैं, फिश है, मछलियां भी हैं, मुर्गे हैं, 2-3 किस्म की वैरायटी है हमारे पास, सब ऑर्गेनिक का ही। कड़कनाथ भी है हमारे पास मुर्गे हैं जिसमें हम सारा ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अच्छी रेट हमको मिलती है। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है जिसमें हमने केचुए छोड़ रखे हैं। इसमें गाय का गोबर डाल रखा है। ये केचुए इस गोबर को खाते हैं और इसको खाद बनाते हैं। जैसे ही इसको खाते जाएंगे ऊपर खाद तैयार होती जाएगी। जो ऊपर हुई तैयार हुई खाद है उसको हम ऊपर से धीरे धीरे
बाहर निकाल लेते हैं और स्टॉक करते हैं। जैसे ही ये केचुए पूरी बेड को ख़त्म कर देंगे उसके बाद इसके साथ नया गोबर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो केचुए उस बेड को छोड़ के नए गोबर में आ जाएंगे। इसी तरह से हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है। दूसरा हम बीडी कंपोस्ट बनाते हैं। ये हमारे पास बीडी कंपोस्ट है, जो कि हम जो भी इस फार्म के अंदर कोई वेस्ट कचरा होता है, फसल का कोई तूड़ा है, भूसा है, हरी घास है, खरपतवार, कोई भी वेस्ट खरपतवार होते हैं, उसको हम सबको इकट्ठा करके उसको सड़ा गला के इसका बीडी कंपोस्ट बनाते हैं। इसमें जैसे बुझा हुआ चूना है, इसकी परतें लगाते हैं हम। इसकी 4.5 फुट हाइट होती है, लंबाई 18 फुट होती है। इसकी परत तय बाई तय लगाते हैं, हर परत पे गोबर का छिड़काव करते हैं। उसके बाद हरे पे बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्ट सफ़ेदी होती है। तो ये इसको फिर ऊपर से कवर करते हैं। कवर करने के बाद इसमें एक बीच में टर्नल होती है, जो कि ऑक्सीजन का काम करती है, जो नाइट्रोजन पैदा करती है। तो उसके बाद ये 2 महीने में ये खाद गल जाती है और रेडी हो जाती है। इसको फिर हम खेत में सीधा डाल देते हैं। हम वर्मी वाश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र टैंक होता है, वर्मी वाश जो हम बनाते हैं उसको फर्टिलाइज़र टैंक में डाल के उसको फुहारे के जरिए हम उस फसल में यूज कर सकते हैं। ये गेंदा है, जहाँ हम सब्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ लगाते हैं। इससे हमें फूल भी मिल जाते हैं। इसकी जड़ों में एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, जो सूत्रकृमि कीड़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। ये भी एक जैविक खेती का ही भाग है। ये हमारा सब्जी का पार्ट है, जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये आलू हैं, प्याज़ें लगी हुई हैं, शकरकंदियाँ हैं, लहसुन हैं और गेंदे भी लगे हुए हैं, लौकी भी लगी हुई है। यहाँ से हम सब्जी का पार्ट, सब्जी का फील्ड है, इसमें हम पूरे में ऑर्गेनिक सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और इस सब्जी का हमें अच्छा रेट उपलब्ध होता है। आम जमींदार से लगभग इससे का रेट हमें 2 गुना या 2.5 गुने के या 3 गुने तक पहुंच जाता है सीजन के तौर पे। हमें सब्जी, ये ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलती है। इसमें कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कुछ बाहर से कुछ नहीं है। सब अपना ऑर्गेनिक ही सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रॉकेट है, जो कि लेटिस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका रेट 300 से 400 रुपये पर केजी का हिसाब से जाती है। ये सब हमें ऑर्डर पे देना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, जो कि इसको तोड़ के हम स्टॉक करके पन्नियों में पैक करके ऑर्डर के लिए भेजेंगे। 1 किलो 2 किलो फिर और निकल जाता है। ऐसे ही 10-20 क्यारियाँ लगा देते हैं। जैसे भी जितना काटोगे उतना ही ये फूटेगा। होटल वगैरह में ये फॉरनर वगैरह लेटिस में सारे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पालक है, ये भी ऑर्डर पे जा रही है। इसको हम हाथ से इसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे कैचिंग से कटिंग करनी चाहिए, ताकि इसको लेवल कटिंग हो। उसके बाद ये दोबारा फुटाव ले लेती है। पॉली हाउस है, जो कि इसमें हम वेजिटेबल वगैरह, टमाटर है, करेला वगैरह है और लौकी है, मटर वगैरह है, जो ये हमने खंबे लगा रखे हैं लकड़ी के। इन पे हम टमाटर की बेल चढ़ाते हैं और इसमें हम करेले की बेल चढ़ी हुई है, लौकी की। और इसके इन बेडों पे लेटिस वगैरह और ये राख है, जो ये हवन सामग्री की राख है। इसको हम सुबह शाम हवन करते हैं और इसी राख को हम इस पे कीटनाशक के लिए हर पौधे पे छिड़काव करते हैं। इसको सुबह निकलने से पहले और शाम को सूर्य अस्त के बाद इस्तेमाल करते हैं और इसको सबको हम इसी पेड़ पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। इससे रोग है, कोई भी पौधे पे कोई भी कीड़ा है, इसका सब रोग को कंट्रोल कर लेता है और इससे कीड़े मर जाते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक का ही खुराक देते हैं। इसकी देखो, हम फल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, इसके हम फल को काउंटिंग नहीं कर सकते और अभी तो इसमें छोटे छोटे ऊपर फल आ रहे हैं। इस तरह के पौधे हमने हर जगह फार्म पर लगा रखे। ये हमारे पास नर्सरी के लिए सेट डाला हुआ है, जिसमें अनेकों किस्म के लेटिस के पौधे जमाए हुए हैं। इसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं। विदेशी सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी ये लेवल लगे हुए हैं सारी विदेशी सब्जियां हैं और इनमें हम ब्रोकली से, पालक से, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं। 42-43 किस्म के हम लेटिस बनाते हैं। इसमें उसका सीड तैयार करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक फसल है, हम उसमें डबल तिगुना अपना मार्केटिंग रेट लेते हैं। कोई भी किसान अगर जैविक खेती स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो वो उत्पादन कम होता है, लेकिन साल में 1-1.5 साल में उत्पादन जैसे जैसे जैविक खेती का इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ता जाएगा। अमरूद के पौधे हमारे पास कम से कम 1000 से 1500 से 2000 के करीब हैं। आंवले के पौधे 1000 पौधे के करीब है पूरे फार्म में। इसकी उत्पादन हम बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं। अमरूद हमारा 150 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है। आंवला हमारा 70-80 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है ऑर्गेनिक के रेट पे। मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि आप थोड़ा ही करो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ऑर्गेनिक का प्लीज़ इस पे ध्यान दें,
तो आप धीरे धीरे जैसा भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हमें ऑर्गेनिक में क्या फ़ायदा है। एक तो इसमें जहर नहीं होगा, आपको खाने के लिए शुद्ध मात्रा में खाने पीने के लिए स्वच्छ पौष्टिक पदार्थ मिलेगा। यहाँ देसी गाय भी पाल रखी हैं जो कि हम इनका गोबर इस्तेमाल, दूध दही जो भी कुछ है इसका सब ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं। इसी के खाद से हम अपना ऑर्गेनिक जैविक वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। इस दूध की सेल है हमारे पास 70 रुपये पर लीटर। हम जमींदारों का दूध तो 30-35 रुपये पर केजी के हिसाब जाता है, लेकिन हमारा दूध ऑर्गेनिक में 70 रुपये पर लीटर जा रहा है। ये हमारे पास कड़कनाथ मुर्गे का भी हम पालन करते हैं, जो कि इसका मीट भी हम सप्लाई करते हैं और अंडे भी। मीट इसका 400 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है, अंडे 15 से 20 रुपये का पर पीस जाता है। ये ऑर्गेनिक ये है। इनका सब जो खाना पानी हम सब ऑर्गेनिक जो हम अपने खेती से उगाते हैं सब उसी को वही खिलाते हैं। हम यहाँ ऑर्गेनिक शहद का भी करते हैं, जो हमारे पास 8-10 डब्बे हैं। हम इसमें मधुमक्खियों के लिए इतने बाग बगीचे में कोई बाहर से कोई रस नहीं लाती, सभी अपने बाग बगीचों से ये शहद तैयार हो जाता है। इसको हम 600 से 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। हमारा हनी का भी यहाँ हो जाता है, हनी की भी सेल बहुत अच्छी निकलती है। ये हमें इसका शहद हमें फ्री में मिल जाता है, बस बॉक्स रख लो, सारे पेड़ पौधों से उपलब्ध इसके उत्पादन हो जाता है। हम यहाँ खरगोश का भी पालन करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे खरगोश हैं। इसमें बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनको खाने के लिए हम जो भी अपनी घास फूस जो इस जंगल में होती है वही खाने को डालते हैं। इनका रेट हम 300 से 400 रुपये पर किलो के हिसाब से सेल करते हैं। ये हमारे पास मछली के 2 पॉन्ड बने हुए हैं, जो कि हमें इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जो इसका पानी है उसको हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। जो मछलियाँ खाद खुराक जो भी इसमें डालते हैं उसका खाद बन जाता है। उसी पानी का जो पानी बना हुआ है, जो इसमें खाद बहुत ज़्यादा है, इस पानी को हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसमें हमने फुहारे लगा रखे हैं। अगर बरसात नहीं होती तो मछलियों को ऑक्सीजन के लिए हम फुहारे इसमें चला देते हैं। सारा पानी जो भी है इसको सब हम वेजिटेबल फसल सब हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। और एक काम और है, इसमें जो भी बतखें जो हमने रख रखी हैं वो सब इसमें सुबह आती हैं, शाम को अपने घूम के अपने पिंजरे में अंदर चली जाती हैं। मैं तो आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित ऊधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के लिए कृषि मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। जी हाँ, तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं की बुआई के इच्छुक किसान भाई इस सप्ताह संभावित कम तापमानों के मद्देनजर गेहूं की बुआई इस सप्ताह से करें। लेकिन ध्यान रखें कि बीज के अच्छे जमाव हेतु बुआई के समय खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु गेहूं की देर से बोई जाने वाली प्रजातियों जैसे यूपी 2382, यूपी 2425, यूपी 2526, PBW 373, यूपी 2565 आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन करें। नवंबर माह के तृतीय सप्ताह में बोई गई गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों की हो गई है, जो कि गेहूं की शिखर अर्थात ताजमूल जड़ बनने की प्रारंभिक क्रांतिक अवस्था है। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की इस अवस्था की फसल में पहली सिंचाई अवश्य करें। ऐसा करने से फसल में कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। सिंचाई के बाद ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय बुरकाव उस समय करें जब पत्तियों पर ओस न जमा हो।
जिस खेत में गेहूं की फसल 30 दिनों की हो गई हो तो बुआई के तुरंत बाद बीज जमाव पूर्व किसी खरपतवारनाशी जैसे पेंडिमेथिलीन का छिड़काव किया हो, तब किसान भाई उस फसल में खुरपी या हैंड हो की सहायता से निराई गुड़ाई करें। ऐसा करने से खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ हवा एवं तापमान का सही संचालन होने से गेहूं की फसल की अच्छी बढ़वार होगी। लेकिन जो किसान भाई ऐसा न कर पाए हों, वे अधिक क्षेत्रफल होने अथवा आवश्यकता अनुसार मजदूर उपलब्ध न हो पा सकने की दशा में रासायनिक विधि द्वारा इन खरपतवारों को नियंत्रित करें। इस हेतु चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, कृष्णनील, गजरी, हिरणखुरी के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम लवण 80% की 250 ग्राम मात्रा का 250 लीटर पानी या 2,4-D ईस्टर लवण 34% की 600 मिलीलीटर मात्रा का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा सकरी पत्ती वाले जैसे गेहूं का मामा अर्थात फिलेरिस माइनर या जंगली जई आदि को नियंत्रित करने हेतु 50% आइसोप्रोट्यूरान की 600 ग्राम मात्रा अथवा 75% आइसोप्रोट्यूरान की 400 ग्राम मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह छिड़काव केवल 30 से 35 दिनों के बीच में ही करें। दोनों ही प्रकार के खरपतवार हों तब 2,4-D लवण एवं आइसोप्रोट्यूरान को मिलाकर समान रूप से छिड़काव करें। मध्यम कोहरा छाने तथा वायुमंडलीय हवा में अधिक नमी बनी रहने के कारण आलू की फसल में झुलसा रोग लग सकता है। पहचान हेतु किसान भाई देख लें कि इस रोग के लगने पर पत्तियों पर काले रंग के गोल चकत्ते से बन जाते हैं, जिससे पौधे झुलस जाते हैं तथा अधिक प्रकोप हो जाने पर पैदावार में काफी कमी आ जाती है। अतः फसल की पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देते ही फसल सुरक्षा हेतु रीडोमिल के 0.25% घोल का छिड़काव करें तथा सिंचाई रोक दें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है खैरा कानपुर के सत्यराज चौबे ने। आपने चने की फसल लगा रखी है जिसमें इस समय किए जाने वाले प्रबंधनों पर आप जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज का जो विषय है वो हम लोग चाहते हैं किसान भाइयों के साथ चर्चा करें कि चना की जो फसल है जिसकी बुआई हो चुकी है उसमें आप क्या करें। लगभग किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके यहाँ 1 महीने के करीब फसल हो गई है। जो लोग समय से बो दिए 1 महीने से ज़्यादा की फसल हो गई है, तो अब ये समय आ गया है कि हम उसमें जो हमारी खरपतवार नियंत्रण है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि चना एक दलहन की फसल है और उसके जो बढ़वार है वो धीरे धीरे होती है शुरू में। इसलिए अगर हम खरपतवार नहीं निकालते हैं तो नुकसान 40 से 50% तक हो जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने पेंडिमेथिलीन, जिसको स्टॉम्प भी आप लोग कहते हैं, उसका प्रयोग किया है, उनके यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो बथुआ या जो दूसरे हमारे खरपतवार हैं वो कम है, लेकिन मोथा जैसे खरपतवार है, हिरणखुरी है, ये अभी से ही खेतों में आना शुरू हो गई है। तो किसान भाई इस समय सबसे बढ़िया ये काम है कि जो 30 से 35 दिन की फसल हो रही है या जिन्होंने थोड़ा देर में भी बोई है उनको भी अगले 10 दिन में 35 दिन की 40 दिन की जो फसल हो रही है तो एक बार खुरपी के साथ, खुरपी से जो निकाई गुड़ाई जिसको करते हैं उसे निकाई भी हो जाती है, गुड़ाई भी हो जाती है। तो जो हमारे खरपतवार आ रहे हैं खेत में, ख़ास तौर से मोथा बहुत आ रहा है, तो उसको हमें निकालने का ज़रूरत है। अगर इस समय मोथा निकाल देंगे तो चना का जो उत्पादन है ये मानिए कि आपने कम से कम 30% बढ़ाने का व्यवस्था इस समय कर ली है। दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हमारा चना 40 दिन का हो रहा है, 35 दिन का हो रहा है, या अभी जैसे देर में भी कुछ लोग, अभी जो बरसात हुई है कुछ किसान भाई अभी भी चना बो रहे हैं, तो जो लोग अब चना बो रहे हैं, जो किसान भाई, उनको एक ध्यान देने का ज़रूरत है कि जो 100 किलोग्राम DAP देते हैं वो तो हम दें, बीज की दर भी थोड़ा सा बढ़ा दें, 20% बीज की दर बढ़ा दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी जब आपका 40 दिन की करीब फसल होगी, 45 दिन की, तो देर से बोने वाला चना है उसमें भी एक आपको बहुत ज़रूरी काम करना होगा कि 2% यूरिया का जो घोल है वो परडी छिड़काव जिसको हम कहते हैं वो देना पड़ेगा। उससे ये है कि आपके उसमें शाखाएँ बहुत बढ़िया आएंगी। कुछ किसान भाई जिन्होंने पलेवा देके अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी चना बोया है,
अभी कुछ क्षेत्र मैंने देखा है तो वहाँ किसान भाइयों क्या देखा कि चना की बढ़वार बहुत ज़्यादा अभी से ही हो रही है। तो वहाँ जो निपिंग कहते हैं, जिसको ऊपर से तोड़ रहे थे, खुटाई कहते हैं, जिसको किसान भाई हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में खुटाई कहते हैं, उसको ज़रूर करते हैं। तो जब हम खुटाई करते हैं तो उससे शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी और जो चना की अतिरिक्त वो बढ़वार थोड़ा सा रुक जाएगी। ये जो आपकी खुटाई है वो हमेशा एक ही काम करती है कि उसमें जो शाखाएं हैं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो जहाँ कुछ पौधे कमी भी है, जहाँ पौधों की संख्या कम हो रही है, वो पूरा पौधे जगह है जो खुटाई वाले पौधे होते हैं वो पूरा जगह को कवर कर लेंगे। दूसरा उसका एक और किसान भाई बहुत बढ़िया होता है, जो फ़ायदा है वो ये है कि शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। जो शाखाएं निकलती हैं वो फिर बाद में पौधे गिरते नहीं हैं, एक दूसरे के को सहयोग करते हैं। तो किसान भाइयों खेत पे कीड़ा भी आ रहा है, छोटा छोटा कीड़ा, अगर आप देखें लार्वा हरे रंग का जो है वो कीड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो उससे अभी परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चना के जैसे ही अभी सर्दी आएगी, अगले एक हफ्ते में सर्दी शुरू हो जाएगी, तो कीड़ा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और चूँकि अभी हल्की बारिश हो चुकी है इसलिए अभी सिंचाई के लिए रुकना है, और सिंचाई 60 से 65 दिन के बाद ही करें। क्योंकि इस बार आप लोग बुआई, ज़्यादातर जो बुआई है वो पलेवा के बाद हो रही है। तो जहाँ पलेवा के बाद बुआई करते हैं तो अगर एक बारिश हो जाए बीच में, जैसी कि उम्मीद होती है 14-15 जनवरी के करीब एक बरसात होती है संक्रांति के अवसर पे, तो संक्रांति के टाइम अगर बरसात हो जाती है तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर 70 दिन के आसपास, 60 से 70 दिन के बीच में खेत को आप देखते रहें। शाम के टाइम देखेंगे अगर 3-4 बजे के बाद, तो देखेंगे कुछ पत्तियां अगर मुरझा सी रही हैं तो इसका मतलब है खेत में नमी की कमी हो रही। तो उस अवस्था में 70 दिन पे करीब एक पानी देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि उस समय खेत में जो पौधे हैं वो ठीक है, स्वस्थ शाम को दिख रहे हैं, इसका मतलब उसको किसी प्रकार की पानी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात है तो चना की फसल है, जैसे आप लोग जानते हैं 100 किलोग्राम DAP बुआई के समय ही हम लोग देते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई इसमें खाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो मैंने पहले भी बताया। तो इस प्रकार किसान भाइयों, इस समय जो समसामयिक है आपके लिए ये जरूरी है। बाद में हम लोग जब समय आएगा, फरवरी का समय आएगा, तो जब कीड़े आएंगे तो उसमें हम लोग कीट प्रबंधन की बात आप लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जी हाँ, तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के निदान पर जानकारी। देर से गेहूं की बुआई है तो उचित प्रजातियां, उनका चयन और उन्नत बुआई पर तकनीकी जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।